हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं लेसन नंबर 6 का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां पे हम बात करने वाले हैं रिटर्न टू स्केल के ऊपर और कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। और जिन भी बच्चों को इस सीरीज के या फिर इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकता है 9667836336। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स टू स्केल के ऊपर। तो पहले समझते हैं रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है। एक सिंपल सी बात है, हम प्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरह के फैक्टर्स को यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो उन फैक्टर्स के हिसाब से मुझे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, मुझे क्या प्रॉफिट मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, आप बोल सकते हो स्केल एक तरह का खर्चा जो हम करते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, और रिटर्न्स जो हमें बदले में मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, बिजनेस बिना प्रॉफिट के सरवाइव कर ही नहीं सकता। कोई क्यों बिजनेस करेगा अगर उसे प्रॉफिट ही नहीं कमाना? तो आई बात समझ में? तो बिजनेस का मतलब ये होता है प्रॉफिट, क्योंकि वरना आप सरवाइव ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहां समझते हैं यहां पे। तो फर्म्स आउटपुट रिस्पोंड टू अ कॉमन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स। उसने बोला है फर्म्स आउटपुट मतलब फर्म की आउटपुट जो रिस्पोंड करती है कॉमन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स। मतलब अगर हम इनपुट में थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं उसके हिसाब से फर्म की आउटपुट में क्या चेंज आता है उसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। जैसे यहां पे देखो, द फर्म इंक्रीजेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन बाय एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ इनपुट्स। फर्म जो है अपनी इंक्रीज करते हैं अपने स्केल को। ठीक है, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। कैसे? जब वो अपने नंबर ऑफ इनपुट्स को इंक्रीज कर देती है। इट यूजेस, अब इनपुट्स इट्स यूजेस। ठीक है, मतलब जो भी वो इनपुट्स यूज करती है उसको अगर वो एक्सपेंड कर दे तो एक तरह से वो ये बात हो गई कि वो अपने रिटर्न्स को बढ़ाना चाहती है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। तो रिटर्न टू स्केल का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर मैं अपने फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहा हूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, तो मैं प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हूं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं इसे कम करता हूं तो सिंपल सी बात है प्रोडक्शन को कम कर रहा हूं। ठीक है, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करना चाहता। आई बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं इसके 3 पॉइंट्स पे। पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब क्या होता है कि मैं फैक्टर्स कम बढ़ा रहा हूं। मतलब क्या कि जैसे मान लो मैंने अपने बिजनेस में फैक्टर प्रोडक्शन पहले कम यूज करता था, फिर मैंने एक रेट से अपने फैक्टर प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, लेकिन मेरा प्रोडक्शन उससे ज्यादा रेट से बढ़ गया। इसको हम बोलते हैं IRS, इनकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली टू इंक्रीज इन ऑल इट्स इनपुट्स। मतलब मैं जिस रेट से इनपुट इंक्रीज कर रहा हूं मेरा आउटपुट उससे फालतू रेट से बढ़ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, कि जैसे मान लो मैंने जब कैपिटल लगाई थी 100K यानी कि 1 लाख, तो मेरा प्रॉफिट 10K था। ठीक है, लेकिन मैंने जब कैपिटल कर दी 200K यानी कि 2 लाख, तो मेरा प्रॉफिट अगर मैं सिंपल हिसाब से देखूं तो बढ़ना 20K चाहिए था, लेकिन अब हो गया 25K। तो ये क्या हुआ? मैंने अपना जो पैसा लगाया उसको दुगना किया, लेकिन मेरा प्रॉफिट दुगने से फालतू होने लग गया। इसको हम बोलते हैं क्या कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब एक क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इस बात का मतलब क्या होता है कि मैं जिस रेट से अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं मेरा बिजनेस भी उसी रेट से एक्सपेंड कर रहा है। जैसे मैंने अगर 200, देखो ये तो हो गया IRS का, लेकिन अब बात करूं कांस्टेंट रेट की। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? मैंने 100K से जब मैंने 100K इन्वॉल्व कर रखा था कि जब मैंने 1 लाख रुपए लगा रखे थे तो जो मेरी कैपिटल थी वो थी कितनी, जो मेरा प्रॉफिट था वो था मेरा 10K। लेकिन जब मैंने इसका डबल कर दिया तो मेरा प्रॉफिट भी सिर्फ डबल ही होगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट, यानी कि जिस रेट से आप अपने फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपका बिजनेस भी उसी रेट से ग्रो करेगा। ठीक है, अब आता है तीसरा क्या होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड तो कर दिया, आपने अपने इनपुट्स को एक्सपेंड तो कर दिया, लेकिन उससे आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं बढ़ा, कम बढ़ा। जैसे क्या, मैंने अब यहाँ पे पैसा लगा दिया दुगना, तो मेरा कायदे के हिसाब से प्रॉफिट दुगने से फालतू या फिर दुगना होना चाहिए था, लेकिन अब की बार प्रॉफिट क्या हो गया? पहले 10K था, इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग यानी कि DRS। ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है DRS, ये हमारा CRS था। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? 10K से हो गया 15K।
यानी कि मैंने पैसे दुगने कर दिए, बिजनेस में लगाए हुए पैसे मैंने फैक्टर प्रोडक्शन दुगने कर दिए, तो मेरा प्रॉफिट कम से कम तो दुगना होना ही चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, दुगना हुआ ही नहीं, 1.5 गुना हुआ, सिर्फ 1.5 गुना बोल रहा हूँ। क्या नाम है, यहाँ पे सिर्फ 10K का कितना हो गया, 15K। आई बात समझ में, दुगना तो हुआ ही नहीं, हाँ 1.5 गुना ही हो गया एक तरह से। आई बात समझ में। तो इससे मुझे क्या हो गया नुकसान, कि भाई मैं अपने पैसे तो बढ़ाता जा रहा हूं लेकिन मेरा रिटर्न्स उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा है। तो ये 3 तरह के केसेस देखे जाते हैं बिजनेसेस के अंदर। आई बात समझ में। अगर मैं इसको ग्राफली शो करूं, तो अगर मैं रिटर्न को अगर मैं वैसे समझाऊं आपको, तो देखो इंक्रीजिंग रिटर्न को ऐसे देखते हैं, यू इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, ठीक है, बिजनेस का। इसे बोलते हैं कांस्टेंट रेट से बढ़ना, और इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। इंक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से मैं अपने फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं तो मेरा बिजनेस भी उसी रेट से ग्रो कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा है, तो बिजनेस क्या है, जितने पैसे तू लगाएगा मेरे भाई उतने ही पैसे कमाएगा, उससे फालतू नहीं दूंगा तेरे को मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा उतने भी नहीं दूंगा तेरे को मैं, तो यहाँ पे डिक्रीज कर गया। आई बात समझ में। तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग बट इन डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। अब यहां समझते हैं, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल हमने पढ़ लिया, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली टू इंक्रीज इन ऑल इट्स इनपुट्स, ठीक है। कांस्टेंट रेट, व्हेन आउटपुट इंक्रीज तो यहां भी करता है इन द सेम प्रोपोर्शन, शो दैट इंक्रीज इन ऑल इट्स इनपुट्स, ठीक है। तीसरा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल अकर्स व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन ऑल इट्स इनपुट, यानी कि जिस रेट से मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं उससे कम रेट से मेरा बिजनेस एक्सपेंड होना, मेरा आउटपुट एक्सपेंड होना। अब आता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, यानी कि हमारा नया टॉपिक। रिटर्न टू स्केल मात्र इतना सा ही था, मैंने समझा भी दिया और ग्राफ भी बना दिया। अब आता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। देखो हम अपना आने वाली वीडियोस में 2 ही चीजों पर डिस्कस करेंगे, एक तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर और उसके प्रोसीजर्स के ऊपर, कि हम किस किस तरीके से, ठीक है, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें, ठीक है, और उसमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब समझते हैं बारी बारी उन चीजों को। देखो बिजनेस में 2 तरह की बातें होती हैं। अगर आपको बिजनेस में अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, या तो आप अपना कॉस्ट कम कर लो या अपना प्राइस बढ़ा लो। ये 2 तरीके होते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के, फिर बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा कमाने के। लेकिन एक सिंपल सी बात है, आप ये काम तो कर सकते हो किसी भी तरीके से, पर अगर आपने प्राइस इंक्रीज करते, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आपने प्राइस इंक्रीज किए तो भाई कंज्यूमर के पास और भी ऑप्शंस है। अगर आपकी मोनोपोली है तो अच्छी बात है। अगर बिजनेस में मोनोपोली है, मोनोपोली बिजनेस क्या होते हैं, जहां पे आप इकलौते हो। इसमें एग्जांपल दो, इंडियन रेलवे, ठीक है, वो अकेले एक फॉर्म है रेलवे की, ठीक है, उसके अलावा कोई फॉर्म है ही नहीं, तो कोई कंपटीशन नहीं उसके, तो अपने प्राइस जो भी रखेगी कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो कि मैं इकलौता बंदा ऐसा बचा दुनिया जो मैथ्स बनाना जानता है, अब मैं जो प्राइस मांगना चाहूंगा वो प्राइस ले सकता हूं दुनिया से, जिनको पढ़ना है वो देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन अगर और भी कंपटीशन अवेलेबल है मार्केट में, और भी ऑर्गेनाइजेशन और भी कंपनीज अवेलेबल है, तो प्राइस को बढ़ाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे उन गुड्स या सर्विसेज में जो उन्हें सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, ठीक है, और फीचर्स भी सेम है। अब बात करते हैं इसकी, तो कॉस्ट मिनिमाइज करना ये आना बहुत जरूरी है कि हम कैसे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइज कर दिया तो प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ जाएगा। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, 20 रुपए कोई चीज है, मान लो 20 रुपए का मार्कर है, अगर मैं इसे 15 में बना रहा हूं तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपए का। लेकिन यही मार्कर अगर 20 रुपए का है, लेकिन बना कितने में रहा हूं मैं, 12 रुपए में, प्रॉफिट कितने का हुआ, 8 रुपए का। इसे बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइज करना। प्राइस नहीं बढ़ाया मैंने कॉस्ट को मिनिमम कर दिया, तो देखो प्रॉफिट हमारा भी बढ़ गया। चलो अब आगे लिखते हैं यहाँ पे, तो आते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन टॉपिक पे। आइसोक्वेंट कर्व्स डिस्क्राइब वेरियस इनपुट ऑफ कॉम्बिनेशंस, ये हमने पहले डिस्कस किया था सबसे 2 से 3 वीडियो पहले, क्या कि आइसोक्वेंट कर्व्स होता है ना, वो डिस्क्राइब करता है वेरियस इनपुट कॉम्बिनेशंस ऑफ अ फर्म कैन यूज टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक आउटपुट लेवल, कि अगर किसी भी फर्म को एक अच्छे तरीके से अपना एक लेवल मेंटेन करके रखना है, तो उसे इस कर्व को यूज करना पड़ेगा, जहां पे हम बात करते हैं डिफरेंट इनपुट के कॉम्बिनेशंस को, किसे कितनी चीजें यूज करनी चाहिए, कितनी लेबर यूज करनी चाहिए, कितनी कैपिटल यूज करनी चाहिए, कि वो अपने प्रॉफिट को बरकरार रख सके, उसको बोलते हैं आइसोक्वेंट कर्व। लेकिन अब हमें बात करना है आइसोक्वेंट कोस्ट के ऊपर, है ना। देखो ये रहा आइसो कोस्ट लाइन। अब हम इसको समझने के ऊपर काम करेंगे कि हम कोस्ट को समझ सके बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब however a firm chooses that input combination on an
आइसोक्वेंट विच मिनिमाइजेस इट्स कॉस्ट, जो इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ऑफ गिवन आउटपुट लेवल, अगर आउटपुट लेवल भी गिवन है और प्राइस भी गिवन है, इनकी प्राइस फिक्स है, आउटपुट लेवल फिक्स है, लेकिन मुझे अपना मुझे अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना है कि कम से कम बनाने में खर्चा आएगा, तो मुझे बिना प्राइस बढ़ाए अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां समझते हैं ग्राफ से। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, कैपिटल और ये लेबर। आप लोगों ने कभी सोचा होगा ग्राफ हमेशा डिमिनिश क्यों करता रहता है, वो ध्यान रखना हमेशा। अगर मैं कैपिटल बढ़ाऊंगा तो लेबर कम यूज करनी पड़ेगी, कैपिटल यूज करना कम कर दूंगा, लेबर बढ़ानी पड़ेगी, फिर कैपिटल और कम यूज करूंगा तो लेबर और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि जितनी ज्यादा मैं लेबर यूज करूंगा मुझे उन्हें पैसे देना पड़ेगा, मेरी कैपिटल में कम होती रहेगी। ठीक है, तो अब यहां समझते हैं। तो टीसी बाई वी यानी कि टोटल कॉस्ट को मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे फैक्टर से, यहाँ पे टीसी बाई डब्ल्यू। तो स्लोप हमारा क्या है, माइनस का डब्ल्यू बाई वी, इस आइसो कॉस्ट लाइन का। ये हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है। आइसो कॉस्ट लाइन का मतलब क्या है कि अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, किसके, लेबर के या फिर कैपिटल के, तो मैं कौन से पॉइंट पे मेरा जो है एज अ प्रोड्यूसर ऑप्टिमल पॉइंट होगा, यानी कि जहां पे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम आएगी। ठीक है, अब वो काम आता है इस कर्व पे। अब इस कर्व पे आते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, जब हम 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जहां पे हमारा जो ये कर्व है ना, ये कर्व टच कर देगा कैपिटल के और लेबर के कॉम्बिनेशन को, वो हमारा होगा ऑप्टिमल पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमल पॉइंट। अगर मैं इसके बाहर जाता हूं, यानी कि टीसी बाई बी, टीसी डैश बाई बी और यहाँ पे टीसी डैश बाई डब्ल्यू, यहां पे जाता हूं तो मेरे थोड़ी मुश्किल आ सकती है, हो सकता है मेरे अनअफोर्डेबल हो, प्रॉफिट गिर जाए, कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है, तो उन सारे केस में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे नुकसान होगा। पर ये मेरा ऑप्टिमल पॉइंट है अगर मैं इस कॉम्बिनेशन पे रहता हूं, यानी कि मैं अगर के स्टार कैपिटल और एल स्टार लेबर यूज करता हूं तो मुझे बिजनेस में अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा मिनिमम कॉस्ट आएगा, और मिनिमम कॉस्ट आने का मतलब ये क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहां समझते हैं, मिनिमम कॉस्ट का फंक्शन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, मिनिमम टोटल कॉस्ट। अब एक फर्क समझ रहे हैं, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हमेशा ना टोटल कॉस्ट जो दो चीजों से मिलकर बनता है। किसी बिजनेस में दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, कि जो होना ही होना है, आपका बिजनेस चले ना चले, बंद रहे। जैसे मान लो मैंने बिजनेस के लिए कोई जगह रेंट पे ले रखी है, आप चाहे बिजनेस करो चाहे मत करो, आपका सामान वहां रखा हुआ है, आप उस जमीन को यूज कर रहे हो, आपको रेंट देना ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, जैसे रॉ मटेरियल, जितना यूज करूंगा मतलब जितना प्रोडक्शन करूंगा उतना फालतू मुझे रॉ मटेरियल यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो वो हमारा क्या होता है, टीसी का पार्ट होता है। तो टीसी के दो पार्ट होते हैं, टीवीसी और टीएफसी। टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये ध्यान रखना। डब्ल्यूएल और हम प्लस में क्या होगा हमारा वी के, ये हमारा क्या बन गया, मिनिमम टोटल कॉस्ट का फंक्शन, जिसको मिनिमम दिखाना है। और फिर अगर मिनिमम दिखाने का फॉर्मूला ही हो जाएगा डीक्यू अपॉन डीएल, यानी कि क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर लेबर का डेरिवेटिव कैपिटल के रिस्पेक्ट में, दोनों में चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा एम्पियर अपॉन में एमपी के, एमआरटीएस एल के हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बाई बी, हमारा क्या बन जाएगा, स्लोप। आई बात समझ में? याद होगा ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विषय में बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे वो प्रोसीजर्स, ठीक है, मैथमेटिकल वो प्रोसीजर जिसके जरिए हम अपने कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास दो टॉपिक थे, रिटर्न्स टू स्केल वो किस तरह से होते हैं और कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या होता है और कैसे करते हैं। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।